मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स के बारे में। बहुत से लोगों का क्वेश्चन रहता है कि क्या सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स को ट्रीट किया जा सकता है, या ऐसा हो कि बिल्कुल सेंसरी इश्यूज बच्चे के ख़त्म हो जाएं, बच्चा आउटग्रो कर जाए सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर से। इस सवाल का जवाब देने के लिए ही मेरा ये वीडियो है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि किस हद तक हम सेंसरी प्रोसेसिंग इश्यूज़ को कम कर सकते हैं और बच्चों की लाइफ को इजी बना सकते हैं, बेटर बना सकते हैं। क्योंकि सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स बच्चों की लर्निंग के साथ साथ उनकी लाइफ को, उनके डेली लिविंग को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। ऐसे में ज़रूरी है हमारा सीरियसली इन चीज़ों के बारे में सोचना और उस पर काम करना। हमारा ब्रेन बाहर से आने वाली सूचनाओं को व्यवस्थित रूप से ग्रहण करता है और हमारी बॉडी उस हिसाब से सही रूप से रिएक्ट कर पाती है। लेकिन जब हमारी सेंसेस सही से वर्क नहीं करती, हमारा ब्रेन सही से उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पाता है, तो बच्चे अलग अलग रूप में प्रतिक्रियाएं करते हैं, जिसे सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स कहा जाता है। कभी कुछ बच्चे ओवर सेंसिटिव या कुछ बच्चे अंडर सेंसिटिव रहते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में सेंसरी इश्यूज़, अलग अलग तरह के सेंसरी इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन से सेंसरी इश्यूज़ हैं, लेकिन उससे पहले मैं बात करूँगी कॉज क्या रहते हैं। बहुत से लोग इस बात को भी जानना चाहते हैं कि सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स के क्या कॉज हैं। प्रीनेटल या बर्थ में कोई कॉम्प्लिकेशन होना भी सेंसरी का एक कारण हो सकता है। दूसरा एक कारण जो है वो है एनवायरमेंटल फैक्टर में। अब मैं बात करूंगी कि कौन कौन से इश्यूज़ हैं या कौन कौन से साइंस हैं जो आपको देखने की ज़रूरत रहती है। सबसे पहले बच्चे सिटिंग स्टिल नहीं देते हैं, बच्चों का कंसंट्रेशन कम रहता है, स्पीच को लेकर बच्चों को डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं, कानों पर हाथ रखते हैं अक्सर और तेज़ आवाज़ में बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं। अक्सर मुंह में चीज़ों को मुंह में लेने की आदत रहती है, कुछ ना कुछ मुंह में डालते रहना, इतना ज़्यादा डालना कि कई बार वो उनके लिए डेंजरस भी हो सकता है। किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होना, ब्राइट लाइट्स या सनलाइट के आगे अपनी आंखों को ढक लेना, हाथ रख लेना या आई कांटेक्ट ना देना, ये भी सब सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स के इश्यूज़ रहते हैं। इसके अलावा टो वॉकिंग करना या डब्ल्यू सिटिंग देना या सही पोस्चर ना हो पाना, बैलेंस होने में प्रॉब्लम होना, कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होना, आई हैंड कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होना, ग्रॉस मोटर डिफ़िकल्टीज़ होना, जिस बच्चों को बैलेंस में प्रॉब्लम होती है या सही से वॉक नहीं कर पाते, क्लमज़ी रहते हैं, या इसके अलावा फाइन मोटर में कटिंग, ईटिंग चीज़ों को, यूटेंसिल्स को यूज़ करना सही से नहीं कर पाते हैं, या फिर राइटिंग टूल्स को यूज़ करने में प्रॉब्लम हो सकती है, पेंसिल होल्ड करने में प्रॉब्लम हो सकती है। इन सब चीज़ों के चलते बच्चों में काफ़ी इश्यूज़ हो सकते हैं। ऐसे में ज़रूरी होता है कि हम इन सब चीज़ों को समझें और बच्चों के उन सिम्टम्स पर, उन चीज़ों पर काम करें जो उनकी डिफ़िकल्टीज़ हैं डेली लाइफ को लेकर, क्योंकि ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं बच्चों की लाइफ को बहुत अफेक्ट करती हैं। यहाँ तक कि बच्चों में जो ओरल मोटर इश्यूज़ होते हैं उनकी स्पीच को भी अफेक्ट करते हैं। बच्चों में लगातार च्यूइंग या माउथिंग के बिहेवियर से बच्चों की स्पीच के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे लगातार चीज़ों को स्मेल करते हैं, लोगों को स्मेल करते हैं, या फिर अलग अलग तरह से चीज़ों को या लोगों को टच करते हैं, स्मेल करते हैं, या उन्हें फील करने की कोशिश करते रहते हैं। ये एक चीज़ रहती है। या फिर बच्चे टिकलिंग के लिए एक्सेसिव टिकलिश होते हैं, या फिर खुद को टच करना पसंद नहीं करते हैं। अगर कोई उन्हें प्यार करना चाहे तो उसके पास जाना नहीं चाहते हैं। इसके अलावा खाने में उन्हें सिलेक्टिव फूड पसंद आता है, पिकीटे रहते हैं, खाने को लेकर काफ़ी कंप्लेंट्स रहती हैं। कुछ लोगों का तो ये कहना होता है कि हमारे बच्चे कुछ भी नहीं खाते हैं, लिक्विड डाइट पे रहते हैं। ये चीज़ें भी बच्चों की ग्रोथ में, उनके डेवलपमेंट में बहुत बड़ी रुकावट बन सकती है। इसके अलावा नंगे पाँव चलना या फिर टो वॉकिंग करना, ये भी सेंसरी प्रोसेसिंग का ही साइन है। इसके साथ किसी पेन को फील ना करना या फिर एक्सेसिव पेन फील होना किसी भी चीज़ को लेकर, या किसी ने टच किया है, उस टच को बच्चे ने फील ही नहीं किया है, या फिर सेंसरी नीड्स की चलते बच्चों को भूख प्यास का पता ना होना, टॉयलेट की नीड का पता ना होना, हेयर कटिंग से प्रॉब्लम होना, ब्रश करना, कई बच्चों को टूथ ब्रशिंग में प्रॉब्लम होती है, हेयर को कॉम्ब करने में प्रॉब्लम हो सकती है, हेयर पर ऑयल लगाना या कोई भी टेक्सचर वो अपने शरीर पर टच नहीं करना चाहते हैं। पेंट तक में बच्चे पेंट या ग्लू से भी बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है, या कुछ बच्चे बहुत मैसी ईटर होते हैं, बहुत मैस करते हैं, या कुछ बच्चे बिल्कुल भी बहुत एक्सेसिव क्लीन लगते हैं आपको, कि कोई भी मैस बिल्कुल नहीं करते हैं। अगर ऐसा कोई साइन आप बच्चे में देख रहे हैं तो इसका मतलब है बच्चे को सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स के इश्यूज़ हो सकते हैं। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स का एक ये रहता है कि ये अकेला भी नहीं, कई बार कोमॉर्बिड में भी आता है। जिन बच्चों को स्पेशली ADHD या ASD रहता है, उन बच्चों को अक्सर सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स के इश्यूज़ उन बच्चों में देखे जा सकते हैं। सेंसरी प्रोसेसिंग किस तरह से, जो इन्फॉर्मेशन अगर हमारा ब्रेन सही से सेंसेशंस को फील नहीं कर रहा या प्रोसेस नहीं कर रहा है,
तो किस तरह से हमारी बॉडी रिएक्ट करती है उसका एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी। मेरे पास ये बैलून है और इसे मैंने होल्ड किया हुआ है क्योंकि मैं जानती हूँ कि मुझे कितना प्रेशर के साथ पकड़ना है। एक एप्रोप्रिएट प्रेशर के साथ मैंने इसे पकड़ा हुआ है ताकि ये फटे भी ना और मेरे हाथ से छूटे भी नहीं। लेकिन जिन बच्चों को सेंसरी प्रोसेसिंग में डिफ़िकल्टी रहती है वो बच्चे उस एप्रोप्रिएट प्रेशर को समझ नहीं पाते हैं कि मुझे कितनी ज़ोर से होल्ड करना है। या तो वो बहुत ज़ोर से होल्ड करते हैं या फिर वो बहुत लाइट के नीचे गिर जाता है। ये चीज़ जो है बच्चों को उन सेंसेशंस को फील करने में प्रॉब्लम है, उनकी बॉडी को किस तरह से रिएक्ट करना है, कितने प्रेशर के साथ उन्हें किसी चीज़ को पकड़ना है या किस तरह से उन्हें एनवायरनमेंट की डिफरेंट सेंसेशंस को फील करके एप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्स करना है, ये चीज़ें वो समझ नहीं पाते हैं। ऐसे में बच्चों के कुछ ऐसे बिहेवियर्स आते हैं जो कि कई बार काफ़ी सोशली जो हैं वो इनएप्रोप्रिएट लगते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि हम बच्चों की उन सेंसरी सिस्टम पर वर्क करें, लेकिन उससे पहले एक सबसे बड़ा पॉइंट कि क्या सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर को ट्रीट किया जा सकता है। मेरा जवाब होगा कि सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स को ट्रीट किया जा सकता है और काफ़ी हद तक ट्रीट किया जा सकता है। मैं ये नहीं कहती कि 100% बच्चे क्योर हो जाते हैं, लेकिन कई केसेस में बच्चे पूरी तरह से आउटग्रो कर जाते हैं। उसके कुछ रीजंस रहते हैं। पहले तो सीवियरिटी पर निर्भर रहता है कि आपके बच्चे को कितने ज़्यादा इशू हैं। कि इश्यूज़ कम हैं तो अगर आप लगातार उस पर काम करते हैं तो डेफिनेटली बच्चे सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर से आउटग्रो कर जाते हैं। लेकिन अगर सिम्टम्स क्लियर भी हैं तो ज़रूरी नहीं है कि ये सिम्टम वैसे ही सारी उम्र चलने वाले हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आप बच्चों के साथ में काम करते हैं, क्योंकि गिव अप ना करना सबसे ज़रूरी है, आपका उसके साथ काम करते रहना ज़रूरी है, उसको वो ज़रूरी सेंसरी इनपुट देना ज़रूरी है। जब आप ये चीज़ें करते हैं तो आप खुद देखेंगे कि बच्चों में वो सेंसरी सीकिंग बिहेवियर्स, अवॉइडिंग जो भी बिहेवियर्स हैं उसके वो कम होते चले जाते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में हमें कुछ चीज़ों का ध्यान देने की ज़रूरत है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहले ट्रीटमेंट के लिए आप किसी ओटी की राय ले सकते हैं। अगर ओटी की राय अगर आपको कहीं से अवेलेबल नहीं हो रही है तो घर पर भी आप अपने बच्चों को समझकर उसके हिसाब से उसे सेंसरी इनपुट दे सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हाइपर एक्टिव बच्चों की, क्योंकि जो बच्चे हाइपर रहते हैं, लगातार बच्चे, ज़्यादातर बच्चों में मैंने देखा हाइपर एक्टिविटी बहुत अधिक रहती है। बच्चों में एक्स्ट्रा एनर्जी रहती है जिसकी वजह से बच्चे इधर उधर दौड़ते रहते हैं, थकते नहीं हैं। ऐसे में बच्चों को कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ देना जिससे बच्चों की एनर्जी बर्न होने के साथ साथ उन्हें वो ज़रूरी इनपुट मिले, जिससे बच्चे शांत रहें, फोकस रहें। क्योंकि अपने सुपरविजन में उस इनपुट को देना भी ज़रूरी है। बच्चों को अप्रोप्रिएट वेज में किस तरह से वो सेंस इनपुट लेना है, क्योंकि बच्चे जब अपनी तरह से लेने की कोशिश करते हैं तो वो अपने आप को चोट भी पहुँचा सकते हैं। आप बच्चों को अपने सुपरविजन में वो सेंस इनपुट देंगे, दिन में कम से कम 4 या 5 बार 15 से 20 मिनट तक आप बच्चों को इंटेंस सेंसरी इनपुट देते हैं तो बच्चों की एनर्जी बर्निंग होने के साथ साथ उन्हें वो ज़रूरी इनपुट मिलता है जिससे कि बच्चे पूरा दिन शांत बने रह सकते हैं। यहाँ एक बात कहना चाहूँगी कि हर बच्चा डिफरेंट है। एक स्ट्रेटजी अगर एक बच्चे के साथ वर्क कर रही है तो ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे के साथ वर्क करे, क्योंकि हर एक बच्चे के अपने सेंस इश्यूज़ हैं और हमें अपने बच्चे को ध्यान में रख कर पूरी तरह से उस पर काम करना है ताकि बच्चे पर हमें अच्छे रिजल्ट मिल सके। सबसे पहले एक जो ज़रूरी चीज़ होती है लर्निंग। अगर बच्चों में लर्निंग नहीं आ रही, कहीं से बच्चा कुछ सीख नहीं रहा है, ऐसे में बच्चों के सेंस इश्यूज़ काफ़ी बढ़ जाते हैं। मैंने देखा है कि जो बच्चे फ्री रहते हैं, जो बच्चे कुछ सीख नहीं रहे हैं, उनमें स्टिमिंग के बिहेवियर्स बहुत ज़्यादा बनने लग जाते हैं। बच्चे लगातार जंपिंग करते रहते हैं, हैंड्स को फ्लैप करते रहते हैं या चीज़ों को मुंह में ले लेना, ये सब चीज़ें बहुत बढ़ जाती हैं अगर हम बच्चों पर ध्यान ना दें। मुझे किसी का मैसेज आया कि 22 साल के एक बच्चा है जो अडल्ट, मैं कहूँगी कि एक 22 साल का अडल्ट है जिसे ऑटिज़म है और आज वो हालत है कि उसके साथ कोई काम नहीं हुआ है जिसकी वजह से वो काफ़ी हाइपर है, चीज़ों को तोड़ता है और जितने भी सेंसरी इश्यूज उसके इतने अधिक हैं कि उन्हें डिस्क्राइब, उसे बताना भी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में हमें बच्चों को उस सिचुएशन से बचाने के लिए स्टार्टिंग पर ही हमें काम करने की ज़रूरत है कि कल हमारे बच्चे को उन डिफ़िकल्टीज़ को फेस ना करना पड़े, क्योंकि आगे चलकर इन चीज़ों को फिक्स करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये बिहेवियर्स आगे चलकर बच्चों की आदत बन जाती हैं और आदत ऐसी बन जाती है कि जो जल्दी छूटती नहीं है। हमें बच्चों की स्टार्टिंग पर ही इन ज़रूरतों को समझने की और उन पर काम करने की ज़रूरत है। अगर बच्चा आपका लर्न कर रहा है, लगातार चीज़ों को सीख रहा है, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि बच्चों में स्टीमिंग के बिहेवियर्स कम, क्योंकि बच्चे की इन्वॉल्वमेंट काम में बढ़ने लगी है, वो आपके साथ उसकी बॉन्डिंग होने लगी है, उसका माइंड आइसोलेटेड नहीं है। आइसोलेशन भी एक कारण हो सकता है स्टीमिंग का, तो ये बिहेवियर्स भी अपने आप धीरे धीरे कम होने लगते हैं। इसके अलावा उन्हें सेंसरी इनपुट देना, अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को
सेंसरी इनपुट की ज़रूरत है, हाइपर है, उसको सेंसरी सीकिंग बिहेवियर्स हैं, चीज़ों को स्मेल करता है, लोगों को टच करने की कोशिश करता है या इधर उधर भागता रहता है, जंपिंग करता है लगातार, 1 मिनट भी रुकता नहीं है और म्यूज़िक बहुत ज़्यादा सुनना चाहता है। इसका मतलब है कि बच्चे को सेंसरी सीकिंग बिहेवियर्स है, लगातार लोगों को स्मेल करना या म्यूज़िक को सुनना, तेज़ आवाज़ों में खुश रहना, लगातार मूवमेंट करते रहना, ये सब चीज़ें सेंसरी सीकिंग बिहेवियर्स को इंडिकेट करती हैं और हमें ऐसे में ज़रूरत रहती है बच्चों को सेंसरी इनपुट देने की। जिन बच्चों को सेंसरी इनपुट की ज़रूरत रहती है वो लगातार कुछ अजीब से बिहेवियर्स करके उस इनपुट को लेने की कोशिश करते हैं। ऐसे में हम बच्चों को एप्रोप्रिएट वेज में वो सेंसरी इनपुट दे सकते हैं, अपने सुपरविजन में दे सकते हैं, ताकि बच्चे कुछ ऐसी बिहेवियर्स ना करें जैसे कि चीज़ों को टच करना या लोगों को टच करने के लिए बच्चों को टेक्टाइल एक्टिविटीज़ दे सकते हैं, सेंसरी बिन्स दे सकते हैं, या फिर जो बच्चे जंपिंग करते हैं लगातार उन्हें मैट्रेस दिया जा सकता है जंप करने के लिए। धीरे धीरे बच्चे इन चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं कि मुझे किसी टूल को किस तरह से यूज़ करना है और अपनी नीड्स को भी कम्युनिकेट शुरू कर देते हैं करना कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है और मुझे कौन सा इनपुट चाहिए। ऐसे में बच्चों के बिहेवियर्स, उनके मेल्टडाउन्स के इश्यूज़ भी कम होने लगते हैं। एक और चीज़, बच्चों के साथ खेलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंटरेक्शन जो है बच्चे की आपके साथ में बॉन्डिंग होनी सेंस इश्यूज़ को काफ़ी हद तक कम करती है। अगर आपका बच्चा सेंसरी अवॉइडिंग बिहेवियर्स है, उसमें चीज़ों से, लोगों से दूर भागता है, आई कांटेक्ट नहीं देना चाहता है, इसका मतलब रहता है कि आपका बच्चा सेंसरी अवॉइडिंग है। तो हमें इन चीज़ों को, बच्चे की ज़रूरतों को समझ के उसके हिसाब से ही इनपुट देना है, ताकि अगर हमें लगे कि कोई ज़रूरत से ज़्यादा इनपुट उसको मिल रहा है तो हम उस इनपुट को निकालने की कोशिश करेंगे, उसे सेंसरी फ्री इन्वायरमेंट देंगे। अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो बच्चों में इश्यूज़ काफ़ी कम होते हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको बताऊं कि अगर बच्चे में हैंड फ्लैपिंग के इश्यूज़ हैं तो हम बच्चों को फिजिट दे सकते हैं, पॉपअप टॉयज़ आजकल बहुत ज़्यादा आते हैं, या फिर उन्हें क्ले दे देना, उनके हैंड्स को एक्सरसाइजेस करवाना, फिंगर पर जॉइंट कंप्रेशन देना, ये सब चीज़ें बच्चों में हैंड फ्लैपिंग के इश्यूज़ को कम करती हैं। इसी तरह से ही जंपिंग के अगर बिहेवियर्स हैं तो उन्हें मैट्रेस पर लगातार जंप करवाना, तो बच्चों में ऑटोमेटिकली वो उनकी नीड भी पूरी होती है, लेकिन अगेन बच्चे एप्रोप्रिएट वे में वो इनपुट ले रहे हैं, आपसे अलग होकर वो बिहेवियर्स ना करें जो कई बार सोसाइटी में इनएप्रोप्रिएट लगते हैं। किस तरह से वो इनपुट हमें घर पर ही देना है और घर पर ही लेना है, बच्चों को ये सिखाना ज़रूरी है कि सोसाइटी में हमें अपने हाथ को कंट्रोल करके रखें, हैंड स्ट्रीमिंग के इश्यूज़ ताकि कम हो सकें। लगातार उन्हें ये चीज़ें बताते रहना, समझाते रहना ज़रूरी है। आप ये मत समझिए कि आपका बच्चा इन चीज़ों को नहीं समझेगा। अगर आप लगातार चीज़ों को सोशल स्टोरीज़ के थ्रू बच्चों को एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स के बारे में बताते हैं तो बच्चे इन चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं। एक और चीज़ की कम्युनिकेशन बच्चे का इंक्रीज़ होता है जब आप बच्चों के साथ में सेंसरी एक्टिविटीज़ करते हैं। जिन बच्चों को कम्युनिकेशन या कंसंट्रेशन को लेकर इश्यूज़ रहते हैं, वो भी एक सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स का ही सिम्टम है। वो चीज़ें भी बच्चों की लर्निंग को काफ़ी इफेक्ट करती हैं। ऐसे में हमें बच्चों को उनके कंसंट्रेशन पर काम करना चाहिए, लगातार उन्हें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ देना जिससे उनके कंसंट्रेशन बढ़े, कुछ ऐसी सेंसरी चीज़ों को यूज़ करना जो ऑटोमेटिकली बच्चा आपका जिसकी तरफ अट्रैक्ट हो और जिसमें वो इंटरेस्टेड हो। सेंसरी बॉक्स, सेंसरी बिन्स दिए जा सकते हैं बच्चों को, उसमें अलग अलग तरह की चीज़ें छुपा कर उन्हें दी जा सकती हैं जिससे बच्चों को वो इनपुट मिले जो उनके लिए ज़रूरी है। इसके साथ में बच्चों की आपकी बॉन्डिंग भी बनती है, उसका कनेक्शन बनता है। मैंने देखा है जिन बच्चों को सेंसरी इनपुट मिलता है वो बच्चे वर्बलाइज होने लगते हैं, बच्चे बोलना शुरू कर देते हैं। 5 साल तक शायद आपका बच्चा नहीं बोले, लेकिन धीरे धीरे जब आप बच्चे को वो सेंसरी इनपुट देते हैं तो बच्चे बोलना शुरू कर देते हैं। और बोलना एक बहुत बड़ी बात होती है। जब आपका बच्चा अपनी फीलिंग्स को बोलकर आपको बता रहा है, उससे बच्चों में मेल्टडाउन्स के इशू कम होने लगते हैं। बच्चे अपने कंफर्ट, डिस्कम्फर्ट सब बताना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं बच्चों को और पेरेंट्स को उनकी लाइफ को ईजी करने में। इसके अलावा उन्हें कॉपिंग स्ट्रेटजीज जो है उनकी वो मैच्योर होती हैं कि उन्हें समझ में आता है कि मुझे इस तरह से नहीं, मुझे इस तरह से सेंसरी इनपुट लेना है। अगर आपने बच्चे को हैवी ब्लैंकेट दिया है, एक बच्चा ज़मीन पर फर्श पर खुद को पटक रहा है ज़ोर ज़ोर से, वो इनपुट लेने के लिए, अपने आप को प्रेशर लेने के लिए कर रहा है। लेकिन अगर आप उसे हैवी ब्लैंकेट देते हैं तो वो धीरे धीरे समझना शुरू कर देता है कि मुझे खुद को ज़मीन पर पटकने के बजाय मुझे वही इनपुट अगर मुझे ब्लैंकेट में मिल रहा है तो वो उससे प्रेफर करेगा, क्योंकि वो चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं बच्चे। एज के अकॉर्डिंग बच्चों में वो समझ आनी, वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी शुरू हो जाती है, जिससे कि बच्चे अपने आप से, उनका कोपिंग मैकेनिज्म कहूँगी मैं, वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि बच्चों को समझ आता है कि मुझे
किस सिचुएशन में किस तरह से ये सेंसरी इनपुट को लेना। इसके अलावा जो कुछ बच्चे माउथिंग के बिहेवियर्स जिन बच्चों को रहते हैं, मुंह में कुछ ना कुछ लेते रहते हैं, ऐसे बच्चों को च्युइंग गम देना या उनको ओरल इनपुट देना, डीप मोरल मसाज देना या वाइब्रेशन ब्रश देना बहुत हेल्प करती हैं। ये चीज़ें जब बच्चों को आप इनपुट देते हैं तो बच्चे समझना शुरू कर देते हैं। वो खुद से आपको बताएंगे कि मुझे च्युइंग चाहिए या फिर मुझे ब्रश चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें बच्चों को माउथिंग के बिहेवियर से काफ़ी दूर करती हैं और माउथिंग के बिहेवियर्स बच्चों के लिए काफ़ी डेंजरस भी हो सकते हैं। हमें ज़रूरत है बच्चों को ये चीज़ें समझाने की, उन्हें सही और गलत का वो फ़र्क समझाने की, ताकि बच्चे खुद से आगे चलकर एप्रोप्रिएट वे में वो सेंसरी इनपुट ले सकें। इसके अलावा जो सबसे बड़ा सक्सेस का की रहती है वो रहती है कि बच्चों में बिहेवियर को रीडायरेक्ट करना। अगर आपका बच्चा कुछ गलत बिहेवियर कर रहा है, एक एप्रोप्रिएट वे में खुद को बिजी करना, ऑक्यूपाई करना एक बहुत बड़ी बात होती है और बच्चों के इस बिहेवियर पर काम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उन्हें बताना, हमेशा उन्हें डायरेक्ट करना एक सही बिहेवियर करने की तरफ। जिन बच्चों में डब्ल्यू सिटिंग के इश्यूज़ रहते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि स्टार्टिंग में ही आप इस पर वर्क करें। बच्चों को साइड के साथ बैठना, साइड लेकर बैठना या फिर लेग्स को सीधा करके ज़मीन पर बैठना है, ये चीज़ें उनसे सिखाएं। उसके बिहेवियर पर शुरू से ही ये काम करें ताकि बच्चे सही पोस्चर में बैठना सीखें, क्योंकि डब्ल्यू सीटिंग के इश्यूज़ आगे चलकर बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में रुकावट हो सकते हैं। इसके साथ ही जिनको टो वॉकिंग के इश्यूज़ रहते हैं उनके ब्रशिंग के साथ में उनको आप उनकी हील को ब्रश कीजिए। विलबर्गर ब्रश बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है बच्चों की सेंसिटिविटी को कम करने के लिए। इसके साथ ही बच्चों की हील एरिया को, फुट को मसाज देना और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ देना जिससे बच्चों का पूरा पैर ज़मीन पर टच हो और अलग अलग सरफेसेस पर बच्चों को वो टच फील करवाना ज़रूरी है उनकी सेंसिटिविटी इश्यूज़ को कम करने के लिए। धीरे धीरे ये टेक्निक बहुत अच्छा वर्क करती है और बच्चे इन चीज़ों को समझना शुरू करते हैं। इसके साथ एक बात और कहना चाहूँगी कि जैसे बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं, अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ती है बच्चों में। जब बच्चे आपके सीख रहे हैं, आप उन्हें ज़रूरी इनपुट दे रहे हैं, उनके साथ में सेंस एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो बच्चों में ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, जिससे बच्चे सही गलत के फ़र्क को समझना शुरू कर देते हैं और वो इन चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं कि मुझे इस टाइम पर क्या चाहिए। अगर कहीं से शोर आ रहा है तो मुझे हेडफोन लेना है, ज़्यादा देन कि स्ट्रेस होकर वो तंग होकर अग्रेसिव बिहेवियर करें या चैलेंजिंग बिहेवियर करते हैं, खुद को मारें या दूसरों को मारें, ऐसे में बच्चे को समझ आता है कि मुझे हेडफोन लेना है। तो ये एक सही वे रहता है बच्चों का अपने आसपास के माहौल में खुद को कंफर्टेबल रखने का। जब बच्चे ये चीज़ें सीख जाते हैं तो बच्चों में ये सब बिहेवियर्स अपने आप धीरे धीरे कम होने लगते हैं। चाहे मैं सेंसरी मेल्टडाउन्स की बात करूं या स्लिमिंग बिहेवियर्स की बात करूं, सबका रूट कॉज सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स रहता है और इसका एक बड़ा कारण ये रहता है कि बच्चे ये जानते नहीं हैं कि मुझे डिफरेंट सिचुएशन में किस तरह से बिहेव करना है। प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स को डेफिनेटली ट्रीट किया जा सकता है, बस हमें कुछ एक स्ट्रेटेजीज़ पर वर्क करने की ज़रूरत रहती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।